नमस्कार, जीत पॉइंटर में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सभी लोग? देखिए, घटना चक्र के पूर्व अवलोकन की सीरीज़ में हम हिस्ट्री सब्जेक्ट शुरू कर रहे हैं और पहले से चल रहा है हिस्ट्री सब्जेक्ट और इसमें हमने नया अध्याय शुरू किया था, आधुनिक भारत का इतिहास। और इसमें आज बहुत ही महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी अध्याय शुरू करेंगे, मौर्य साम्राज्य। मौर्य साम्राज्य देख लेते हैं, तो जल्दी से डिस्कशन देख लेंगे। मौर्य राजवंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी, ठीक है? मौर्य राजवंश की स्थापना किसने करी? चंद्रगुप्त मौर्य ने करी है, ये हम सब जानते हैं। वह भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट था। तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक सम्राट किसको माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य को। वह ऐसा पहला सम्राट था जिसने बृहत्तर भारत पर अपना शासन स्थापित किया और जिसका विस्तार ब्रिटिश साम्राज्य से बड़ा था। ठीक है, तो एकमात्र ऐसा राजा था चंद्रगुप्त मौर्य जिसने बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित किया। ठीक है, उसके साम्राज्य की सीमा ईरान से मिलती थी। उसने ही भारत को सर्वप्रथम राजनीतिक रूप में एकबद्ध किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। विशाखदत्त कृत मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र माना गया है। तो मुद्रा राक्षस की किताब है, सॉरी, विशाखदत्त की जो किताब है मुद्रा राक्षस, ठीक है, ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित है। इसमें जो है विशाखदत्त ने चंद्रगुप्त को नंदराज का पुत्र बताया है। ठीक है, तो बुक भी याद रखेंगे। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की। मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को वृषल तथा कुलहीन भी कहा गया है। तो मतलब कहने का मतलब ये है, जो कुलहीन हो, ठीक है, तो नीची जाति का हो, वो बताया मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को। ढूंढीराज ने मुद्रा राक्षस पर टीका लिखी है। ठीक है, जो ढूंढीराज हैं उन्होंने जो है मुद्रा मुद्रा राक्षस जो बुक है उस पर टीका लिखी है। मुद्रा राक्षस के अतिरिक्त विशाखदत्त के नाम से दो अन्य रचनाओं का भी उल्लेख प्राप्त होता है, जैसे देवी चंद्रगुप्तम और अभिसारिका वंचितक या अभिसारिका बंदितक। अभी तक इनसे क्वेश्चन पूछा नहीं गया है, फिर भी याद रखेंगे। ये बहुत महत्वपूर्ण किताब है जिसका नाम है बृहत कथा मंजरी। ठीक है, ये किसकी किताब है? क्षेमेंद्र की। बृहत कथा मंजरी मंजरी क्षेमेंद्र के द्वारा लिखी गई है। और दूसरी किताब है कथा सरित सागर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो सोमदेव ने लिखी है। इसमें भी चंद्रगुप्त को सूर्य बताया गया है। ठीक है, बौद्ध ग्रंथ के महाबोधि वंश के अनुसार चंद्रगुप्त राजकुल से संबंधित था। जो बौद्ध ग्रंथ है जिसका नाम है महाबोधि वंश, जो बौद्ध ग्रंथ है एक, उसमें क्या हुआ? महाबोधि वंश, उसमें बताया गया है कि चंद्रगुप्त जो है राजकुल से संबंधित था। लास्ट में बौद्ध वंश ले लिया था ना चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो बोला गया है कि वो राजकुल का था। हेमचंद्र के परिशिष्ट पर्वन में चंद्रगुप्त को मयूर पोषकों के ग्राम के मुखिया की पुत्री का पुत्र बताया है। ठीक है, आगे देख लेंगे। विलियम जोन्स पहले विद्वान थे जिन्होंने सेंड्राकोटस की पहचान मौर्य शासक चंद्रगुप्त मौर्य से की। देखिए, एक विदेशी पहला विद्वान था जिसका नाम था विलियम जोन्स। उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को क्या बोला? सेंड्राकोटस। तो आ सकता है कि सेंड्राकोटस किसे बोला गया है? चंद्रगुप्त मौर्य को। किसके द्वारा? विलियम जोन्स के द्वारा। एरियन तथा प्लूटार्क ने चंद्रगुप्त मौर्य को एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित किया है। दो और हैं, एरियन, विदेशी जो विद्वान है, एरियन और प्लूटार्क। इन्होंने क्या बोला है कि चंद्रगुप्त मौर्य क्या है? एंड्रोकोटस के रूप में वर्णित, एंड्रोकोटस बताया गया चंद्रगुप्त मौर्य का नाम। जस्टिन ने सेंड्राकोटस और सिकंदर महान की भेंट का उल्लेख किया है। सेंड्राकोटस बोला जा रहा है चंद्रगुप्त मौर्य को। जस्टिन जो है, इन्होंने अपनी किसी बुक में या किसी उल्लेख में बताया है कि जो सेंड्राकोटस है यानी चंद्रगुप्त मौर्य है, उसने किससे भेंट की थी? सिकंदर महान से भेंट की थी। ये ध्यान रखेंगे। आगे देखेंगे। ऋषि चणक ने अपने पुत्र का नाम चाणक्य रखा था। बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं चाणक्य। अर्थशास्त्र के लेखक के रूप में इसी पुस्तक में उल्लेखित कौटिल्य तथा एक पदखंड में उल्लेखित विष्णुगुप्त नाम की साम्यता चाणक्य से की जाती है। तो चाणक्य के कई नाम थे, कई बार पूछा जाता है कि चाणक्य का दूसरा नाम क्या था? कौटिल्य, और तीसरा नाम विष्णुगुप्त। ठीक है, और इनकी एक बुक है अर्थशास्त्र, ये बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थशास्त्र किसने लिखी है? चाणक्य ने लिखी है, और ये राजनीति से संबंधित है, ये ध्यान रखेंगे, पॉलिटिक्स से। आगे देखेंगे। पुराणों में उसे द्विज सर्व यानी श्रेष्ठ ब्राह्मण कहा गया है। ठीक है, पुराणों में क्या कहा गया उसे? श्रेष्ठ ब्राह्मण। कौटिल्य जो है चाणक्य द्वारा मौर्य काल में रचित अर्थशास्त्र शासन के सिद्धांतों की पुस्तक है, हम देख चुके हैं। इसमें राज्य के सप्तांग सिद्धांत, राजा, आमित्य, जनपद, दुर्ग, कोष, दंड एवं मित्र की व्याख्या मिलती है। आगे देखेंगे। कौटिल्य का अर्थशास्त्र ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है, अपितु कैसा है? राजनीति शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है। ठीक है, जो एक किताब है अर्थशास्त्र, एक बुक है मैकियावेली की जिसका नाम है प्रिंस। ध्यान रखेंगे, क्या नाम है? प्रिंस।
ठीक है, प्रिंस से इसकी तुलना की जाती है। आगे देखेंगे, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत की विजय प्राप्त की थी। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत को भी जीता था, ये भी ध्यान रखेंगे। जैन एवं तमिल साक्ष्य भी चंद्रगुप्त मौर्य के दक्षिण विजय की पुष्टि करते हैं। तो जैन और जो तमिल साहित्य हैं या साक्ष्य हैं, उनसे पता चलता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी। उत्तर भारत का एकमात्र शासक था पहला जिसने दक्षिण भारत पर विजय प्राप्त की थी, चंद्रगुप्त मौर्य। राजनीतिक तौर पर समस्त भारत का एकीकरण किसने किया है? चंद्रगुप्त मौर्य ने किया है। प्रारंभिक विजयों के फलस्वरूप चंद्रगुप्त का साम्राज्य व्यास नदी से लेकर सिंधु नदी तक था। ठीक है, तो बोला जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां से था? व्यास से लेकर सिंधु तक पूरा साम्राज्य था। रुद्रदामन के अभिलेख से पश्चिमी भारत पर उसका अधिकार प्रमाणित होता है। तो रुद्रदामन का एक अभिलेख है, उसमें भी पता चलता है कि इसमें पश्चिमी भारत में विजय प्राप्त करी थी। किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। आगे देखेंगे, जैन ग्रंथ के अनुसार सौराष्ट्र के साथ साथ अवंती पर भी चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, सौराष्ट्र और अवंती में दोनों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य का शासन था। आगे देखेंगे, उसकी मृत्यु के समय उसके साम्राज्य का विस्तार पश्चिम में हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। जब उसकी मृत्यु हुई उस समय तक उसका जो है साम्राज्य कहाँ से था? हिंदू कुश पर्वत से पूर्व में बंगाल की खाड़ी तक था। उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं से दक्षिण में मैसूर तक था ये। ठीक है, आगे देखेंगे, 150 ईसा के रुद्रदामन के जूनागढ़ अभिलेख, ये जूनागढ़ अभिलेख किसका? रुद्रदामन का, में आनर्त और सौराष्ट्र यानी गुजरात प्रदेश में चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय राज्यपाल पुष्यगुप्त द्वारा सिंचाई के बांध के निर्माण का उल्लेख मिलता है। तो रुद्रदामन का जो जूनागढ़ अभिलेख है, जो रुद्रदामन कहाँ का? गुजरात का, उसमें जो है उसका राज्यपाल था पुष्यगुप्त। उसमें बताया गया है कि पुष्यगुप्त ने यहाँ पर क्या बनाए थे? बांध का निर्माण किया था। और वो किसका राज्यपाल था? चंद्रगुप्त मौर्य का। जिससे यह सिद्ध होता है कि पश्चिम भारत का यह भाग मौर्य साम्राज्य में शामिल था। चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर साम्राज्य के पूर्वी भाग के शासक सैल्यूकस की आक्रमणकारी सेना को 305 ईस्वी में परास्त किया था। देखो, चंद्रगुप्त मौर्य ने सैल्यूकस को भी हराया था, ये ध्यान रखेंगे, 305 ईस्वी में। आगे देखेंगे, बाद में सैल्यूकस ने अपनी पुत्री का विवाह कर दिया था चंद्रगुप्त मौर्य के साथ। यूनानी लेखकों ने बिंदुसार को अमित्रोकेडिज कहा है। ठीक है, ये भी प्रश्न बन चुका है कई बार कि अमित्रोकेडिज किसे कहा गया है? बिंदुसार को बोला गया है। तो विद्वानों के अनुसार अमित्रोकेडिज का संस्कृत में रूप होता है अमित्रघात, यानी अमित्रघात भी बोला जाए तो अमित्रघात किसको बोला गया? बिंदुसार को बोला गया, यानी शत्रुओं का नाश करने वाला। आगे देखेंगे, जैन ग्रंथ उसे सिंहसेन कहते हैं। जैन ग्रंथ में बिंदुसार को क्या बोला गया है? सिंहसेन। ठीक है, जैन ग्रंथों में बिंदुसार को क्या बोला गया? सिंहसेन। जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम दुर्धरा था, दुर्धरा मिलता है। तो जैन ग्रंथ में बिंदुसार की माता का नाम क्या मिलता है? दुर्धरा। दिव्यावदान के अनुसार बिंदुसार के समय में तक्षशिला में विद्रोह हुआ था, जिसको दबाने के लिए उसने अपने पुत्र अशोक को भेजा था। स्ट्रैबो के अनुसार बिंदुसार के समय में मिस्र के राजा एंटियोकस ने डायमिकस नामक राजदूत भेजा था। देखिए, ये बहुत महत्वपूर्ण है। डायमिकस पहले आता है कि डायमिकस जो राजदूत आया था वो किसके दरबार में आया था? बिंदुसार के दरबार में आया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायमिकस आया बिंदुसार के दरबार में, कहाँ का यात्री था? मिस्र का यात्री था। और किसने भेजा? एंटियोकस ने। 3-4 प्रश्न इससे बन जाते हैं। डायमिकस किसके दरबार में आया? बिंदुसार के। कहाँ का यात्री था? मिस्र का। और किसने भेजा था? एंटियोकस ने भेजा था उसको। आगे देखेंगे, प्लिनी के अनुसार मौर्य राज दरबार में मिस्र के राजा टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस डायनोसिस नामक राजदूत भेजा था। यहां भी बोला जाता है कि टॉलमी द्वितीय जो फिलाडेल्फस था उसने भी एक यात्री भेजा था, डायनोसिस। ठीक है, बिंदुसार ने सीरिया के शासक एंटियोकस से 3 वस्तुओं की मांग की थी। ये वस्तुएं कौन सी थी? मीठा मदिरा, सूखी अंजीर और दार्शनिक। ये मांगे थे बिंदुसार ने। आगे देखेंगे, एंटियोकस ने दार्शनिक को छोड़कर शेष सभी वस्तुएं बिंदुसार के पास भिजवा दी थी। यानी दार्शनिक को अपने पास रख लिया था, बाकी सारी वस्तुएं वापस भिजवा दी थी एंटियोकस को बिंदुसार ने। आगे देखेंगे, बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार अशोक अपने पिता के शासनकाल में अवंती यानी उज्जैनी का उपराजा था। तो बौद्ध साक्ष्यों के अनुसार क्या बोला गया कि जो अशोक है वो इसका वायसराय था अवंती का, ये पूछा जा चुका है जब उसके पिता का शासनकाल था। ठीक है, असम और सुदूर दक्षिण को छोड़कर संपूर्ण भारतवर्ष अशोक के साम्राज्य के अंतर्गत था। अशोक ने अपनी प्रजा को विशाल समूह को ध्यान में रखकर ही एक ऐसा व्यवहारिक धर्म का प्रतिपादन किया था। तो आ सकता है एक नया धर्म चलाया था, धम्म। वो किसने चलाया था? अशोक ने चलाया था, इसका ध्यान रखेंगे, जिसका पालन आसानी से सभी कर सकें, ऐसा धर्म।
सहिष्णुता, उदारता एवं करुणा उसके त्रिविध आयाम थे। अशोक 272 ईसा पूर्व के लगभग मगध का राजा बना। अशोक मगध का राजा कब बना? 272 ईसा पूर्व में। लगभग 4 वर्ष बाद 269 ईसा पूर्व में उसका राज्याभिषेक हुआ। उसके अभिलेखों में सर्वत्र देवनामप्रिय या देवनामप्रिय दासीन कहा गया है। तो ये आता है कई बार क्वेश्चन कि देवनामप्रिय किसका नाम दिया गया है? अशोक का, जिसका अर्थ है देवताओं का प्रिय या देखने में सुंदर। ठीक है, आगे देखेंगे। पुराणों में उसे अशोकवर्धन कहा गया है। ठीक है, पुराणों में क्या कहा गया है? अशोकवर्धन। अशोक की तरह देवनामप्रिय की उपाधि भी धारण करता था। ठीक है, दशरथ एक और राजा था, वो भी देवनामप्रिय की धारी उपाधि धारण करता था। सिंगली अनुसूत्य दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में बौद्ध धर्म की तृतीय संगति हुई थी। अभी बौद्ध धर्म की जो संगीता 4 संगतियां थी हम पढ़ चुके हैं। तो तीसरी संगति हुई थी वो किसके समय में हुई थी? अशोक के समय में हुई थी, पाटलिपुत्र में हुई थी। ठीक है, और इसकी जो अध्यक्षता करी थी किसने करी थी? मोगलीपुत्तिश ने करी थी। चारों पांचों क्वेश्चन आ चुके हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोध नामक भिक्षु ने बौद्ध मत में दीक्षित दी। तो आ सकता है कि जो है किस बौद्ध भिक्षु ने जो है अशोक को शिक्षा दी थी? तो निग्रोध ने, ये ध्यान रखेंगे। तत्पश्चात मोगलीपुत्तिश के प्रभाव में वह पूर्ण रूप में बौद्ध हो गया था। उसने बाद में बौद्ध धर्म अपना लिया था। दिव्यवदान के अनुसार अशोक को उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। देखो, उपगुप्त का नाम आएगा सबसे एग्जाम में जो आता है, उपगुप्त का नाम आता है कि बौद्ध धर्म में दीक्षा अशोक को किसने दी थी? उपगुप्त ने दी। मौर्य शासकों में अशोक और उसका पौत्र दशरथ बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। ठीक है, आगे देख लेते हैं। ये सारे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं, एग्जाम में बन चुके हैं। आगे देखेंगे। देखिए, अशोक के अभिलेखों में रज्जुक नाम का अधिकारी का उल्लेख मिलता है। तो रज्जुक नाम का अधिकारी का उल्लेख किसके अभिलेख में मिलता है? अशोक। रज्जुकों की स्थिति कैसी थी? आधुनिक जिलाधिकारी बनाया जाता था उनको। कैसे थे वो? जिलाधिकारी के रूप में कार्य करते थे। इसे राजस्व और न्याय दोनों क्षेत्रों पर अधिकार प्राप्त थे। अग्रोनोमोई जिले के अधिकारी को कहा जाता था। जो अग्रोनोमोई था उसको क्या बोला था? जिले का अधिकारी। ठीक है, मौर्य काल में व्यापारिक काफिलों यानी कारवों के मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। पूछा जाएगा कि सार्थवाह किसे कहा जाता था मौर्य काल में? तो जो व्यापारिक काफिले होते थे उनके मुखिया को सार्थवाह कहा जाता था। बौद्ध धर्म ग्रहण करने के उपरांत अशोक ने आखेट और बिहार यात्राएं रोक दी थी। तो मतलब बौद्ध धर्म अपना लिया था तो उसने जो है शिकार करना बंद कर देता और धर्म यात्राएं प्रारंभ कर दी। राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद 8वां शिलालेख में संबोधि में 20 वर्ष बाद रोमन अभिलेख में उनकी पूजा की है। ये बस कोई नॉर्मल है। इतिहासकार विंसेंट आर्थर स्मिथ ने अपनी पुस्तक इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक में साहित्य साक्ष्यों के आधार पर उपगुप्त के साथ अशोक की धर्म यात्राओं का इस प्रकार दिया है, जैसे लुम्बिनी, कपिलवस्तु, बौद्ध, सारनाथ, कुशीनगर और श्रावस्ती। यहाँ पे ये बोला जा रहा है, जो एक इतिहासकार थे आर्थर स्मिथ, ठीक है, उनकी एक बुक है इंडियन लीजेंड ऑफ अशोक। उसमें उन्होंने ये बताया कि उपगुप्त जो उनके गुरु थे और अशोक ने धर्म यात्राएं करी हैं। वही जगह का नाम दिया गया है कहाँ कहाँ। ठीक है, आगे देखेंगे। अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 10 वर्ष बाद बौद्ध गया की यात्रा की। ठीक है, 20 वर्ष बाद लुम्बिनी की यात्रा की। बुद्ध की जन्मभूमि होने के कारण लुम्बिनी ग्राम का भोग कर माफ कर देता, क्योंकि बुद्ध की जन्मभूमि थी। तो प्रश्न इस प्रकार आता है कि कौन सा शासक था जिसने लुम्बिनी पर कर माफ कर दिया था? तो वो था अशोक। अशोक का नाम याद रखेंगे, क्योंकि बुद्ध की जन्मभूमि थी। कालसी, गिरनार और मेरठ के अभिलेख ब्राह्मी लिपि में लिखे गए। जो अशोक के जो अभिलेख हैं कालसी, गिरनार और मेरठ में, वो किस लिपि में लिखे गए हैं? ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। अशोक का इतिहास हमें मुख्यतः उसके अभिलेखों से ही ज्ञात होता है। उसके अभिलेखों का विभाजन 3 वर्गों में किया जा सकता है। देखिए, 3 वर्गों में उसके अभिलेख मिले हैं। एक तो शिलालेख यानी पत्थर पे, स्तंभ लेख खंभों में, गुहा यानी गुफाओं में। 3 प्रकार के शिलालेख मिले हैं। कई बार प्रश्न बन चुका है कि अशोक के अभिलेख कितने वर्गों में मिले? 3 वर्गों में, शिलालेख, स्तंभ लेख, गुहा लेख। ठीक है, शिलालेख 14 विभिन्न लेखों का एक समूह है जो 8 भिन्न भिन्न स्थानों से प्राप्त किए गए हैं। ठीक है, जैसे शाहबाजगढ़ी हो गया, मानसीरा हो गया, कालसी, गिरनार, औली, जौगढ़, एर्राकुडी और सोपारा। ठीक है, आगे देखेंगे। अशोक के अधिकांश अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में लिखेंगे। तो प्रश्न अगर इस प्रकार बने कि अशोक के जो अभिलेख हैं वो किस भाषा में है, तो आप ध्यान रखेंगे प्राकृत भाषा में। और लिपि कौन सी है उन पर? ब्राह्मी लिपि है, मोस्टली जो है ब्राह्मी लिपि है। केवल देखिए 2 अभिलेख ऐसे हैं, ये बहुत ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2 अभिलेख ऐसे हैं, सभाजगढ़ी और मानसेरा। सभाजगढ़ी और मानसेरा केवल 2 ऐसे अभिलेख हैं जिनमें लिपि कैसी मिली है? ब्राह्मी ना होकर खरोष्ठी लिपि मिली है। ठीक है, तक्षशिला से अरमाइक लिपि में लिखा गया एक भिन्न अभिलेख है। ठीक है,
और तक्षशिला में एक अभिलेख मिला है जो अरामाइक लिपि में लिखा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। शेरकुना नामक स्थान यूनानी और अरामाइक लिपि में लिखा गया है। द्विभाषी यूनानी एवं सीरियाई भाषा अभिलेख लंगमान नामक स्थान से अरामाइक लिपि में लिखा है। तो ये याद रखेंगे, जैसे शेरकुना हो गया, ये किसमें है? अरामाइक लिपि में है, ठीक है। और लंगमान नामक स्थान से कैसा मिला है? अरामाइक लिपि में। आगे देखेंगे, ब्राह्मी लिपि का प्रथम उद्वाचन पत्थर की पट्टियां शिलालेखों को उत्कीर्ण अक्षरों से किया गया है। इस कार्य को संपादित करने वाले विद्वान सर जेम्स प्रिंसेप थे, ठीक है। तो सबसे पहले जो है पट्टियों पर उत्कीर्ण अक्षरों का उद्वाचन यानी पढ़ा किसने है? जेम्स प्रिंसेप ने, जिन्होंने अशोक के अभिलेखों को पढ़ने का श्रेय मिलता है, ठीक है। तो ये प्रश्न आता है कई बार कि सर्वप्रथम अशोक के अभिलेख किसने पढ़े? जेम्स प्रिंसेप ने। टी.आर. भंडारकर ने मात्र अभिलेखों के आधार पर अशोक का इतिहास लिखने की प्रशंसनीय प्रयास किया है, कुछ नहीं बाकी उसमें। प्राक अशोक ब्राह्मी लिपि का पता श्रीलंका अनुराधपुर से चला है। जो ब्राह्मी लिपि है, जो पुरानी वाली प्राक, उसका पता कहाँ से चला है? अनुराधापुर एक जगह है श्रीलंका में, ठीक है। कुछ और स्थानों के अभिलेखों से इस प्रकार की लिपि का साक्ष्य मिला है, जिनके नाम इस प्रकार है, जैसे पिपरवाह हो गया, शोहगोरा हो गया, महास्थान हो गया। नाम ध्यान रख लेना, आ सकता है। प्राचीन भारत में खरोष्ट लिपि दाएं से बाएं लिखी जाती थी, ये ध्यान रखेंगे। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं लिखी जाती थी। इसे पढ़ने का श्रेय मैनसन, प्रिंसेप, नॉरिस, मोस्टली प्रिंसेप का नाम आता है, ज़्यादा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है। यह मुख्यतः उत्तर पश्चिम भारत की लिपि थी, ठीक है। अशोक का नामोल्लेख करने वाला गुर्जरा लघु शिलालेख मध्य प्रदेश के दतिया जिले में स्थित है। देखिए, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रश्न ये आता है कि अशोक के नाम का उल्लेख सर्वप्रथम किस अभिलेख में है? तो गुर्जरा लघु अभिलेख में है। कैसा है? लघु शिलालेख में है, ठीक है। गुर्जरा, जो कि कहाँ है? मध्य प्रदेश में, ध्यान रखेंगे। बाकी और भी अभिलेख हैं अशोक के महत्वपूर्ण, जैसे मास्की हो गया, नैतुर हो गया, उडेगोलम हो गया। ये अशोक के, इसमें यहाँ पे अशोक के व्यक्तिगत नाम मिलता है। भ्राभु यानी बैराट स्तंभ लेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। तो प्रश्न आता है, कई बार आ चुका है कि स्वयं को मगध का सम्राट अशोक ने किस अभिलेख में बताया है? तो भाब्रू के वैराटगढ़ अभिलेख में, ठीक है। स्तंभ लेख है ये। आगे देखेंगे, यही अभिलेख अशोक को बौद्ध धर्मावलंबी प्रमाणित करता है। और इसी अभिलेख से पता चलता है, कौन से अभिलेख से? भाब्रू अभिलेख से, कि वो बौद्ध धर्म उसने अपना लेता। अशोक के प्रथम शिलालेख में पशु बलि निषेध के संदर्भ में लिखा गया है। तो इस शिलालेख में पशु बलि निषेध लिखा गया है अशोक के प्रथम में, ये ध्यान रखेंगे। ये सारी चीज़ें देख लेना, इतना इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। आगे देखेंगे, 5वें स्तंभ लेख में भी अशोक द्वारा राज्यसभा के 26वें वर्ष बाद विभिन्न प्रकार के प्राणियों के वध को वर्जित बताया है, ठीक है। आगे देखते हैं, अशोक के राज्यकाल की पहली बड़ी घटना कलिंग युद्ध है, ठीक है। इसमें क्या होता है? अशोक की विजय हुई थी। जो सबसे बड़ी घटना थी कलिंग युद्ध थी, जिसमें अशोक की विजय हुई थी। इस युद्ध का जो वर्णन है वो किसमें मिलता है? 13वें अभिलेख में, बहुत महत्वपूर्ण है। कलिंग युद्ध का वर्णन किसमें मिलता है? 13वें शिलालेख में। अशोक के शासनकाल के बाद 8 वर्ष बाद, अर्थात 261 ईसा पूर्व घटित हुई। इस शिलालेख में उसने कलिंग युद्ध से हुई पीढ़ी अपना दुख और पश्चाताप व्यक्त किया है। आगे देखेंगे, अशोक के दीर्घ शिलालेख में सभी सांप्रदायों के सार की वृद्धि की कामना की गई है और तथा धार्मिक सहिष्णुता के बारे में बताया गया। अशोक के दूसरा 13वें शिलालेख में संगम राज्यों के बारे में बताया गया। संगम राज्यों के बारे में किसमें बताया गया? दूसरे और 13वें अभिलेख में, ध्यान रखें। संगम राज्य जो दक्षिण के राज्य थे, चौल हो गया, पांड्य हो गया, सत्युत, केरलपुत, ये सारी इन चीज़ों के बारे में बताया गया है। ये आगे आएगा, संगम राज्य पढ़ेंगे। मौर्य शासक अशोक के 13वें शिलालेख से यह ज्ञात होता है कि अशोक के 5 यवन राजाओं के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध, ठीक है। ये यवन राजा जो यूनान के होते हैं, जैसे एंटियोकस हो गया, ठीक है, तुरमे हो गया, अंतकिनी हो गया, मग हो गया, बस इतना ध्यान रखेंगे, बाकी कुछ नहीं है इसमें। ठीक है, एक अभिलेख आता है सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख। ये कहाँ से मिला है? गोरखपुर से मिला है, ठीक है। और एक जो है बांग्लादेश से मिला है, बोगरा जिले में एक महास्थान से अभिलेख की रचना मिली है, जो प्राकृत भाषा में है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पहले ही पढ़ चुके हैं ब्राह्मी लिपि में। यह अभिलेख अकाल के समय का है, राहत कार्यों से संबंधित है। अकाल की पुष्टि जैन स्रोतों में मिलती है, तो ये ध्यान रखेंगे, अकाल की पुष्टि किसमें मिलती है? जैन स्रोतों में। अगला देखिए, मौर्य काल में न्यायालय मुख्यतः 2 प्रकार के थे, धर्मस्थायी और कंठशोधन। धर्मस्थायी दीवानी तथा कंठशोधन फौजदारी न्यायालय थे। गुप्तचरों को अर्थशास्त्र में गूढ़ पुरुष कहा गया है, ध्यान रखेंगे। अर्थशास्त्र में दो प्रकार के गुप्तचरों का उल्लेख मिलता है, संस्था और संचारा, ठीक है। ये ध्यान रखेंगे, संस्था और संचारा क्या थे? ये गुप्त पुरुष थे, ध्यान रखेंगे, गुप्तचर थे। आगे देखेंगे,
मैगस्थनीज की इंडिका में पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। बिल्कुल सही है। इंडिका में किसकी बुक है? मैगस्थनीज की, और इसमें पाटलिपुत्र के नगर प्रशासन का वर्णन है। बाकी इसमें कुछ नहीं है। आगे देखेंगे कि करों की चोरी करने वाले को मृत्युदंड दिया जाता था इसमें। मैगस्थनीज जो है सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में भेजा गया था। तो मैगस्थनीज किसके राज्य में आया था? चंद्रगुप्त मौर्य के राज्य में आया था। भेजा किसने था? सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था, ये ध्यान रखेंगे। यही महत्वपूर्ण है इसमें। मुझे आज लगता है आज वीडियो बड़ी हो जाएगी, तो अभी यहीं पे रखते हैं इसको। कल इसका नेक्स्ट वीडियो देखेंगे। धन्यवाद।